बीजेपी राहुल गांधी से कितना ज्यादा डरती है यह तो जगजाहिर है, लेकिन अब युवा कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस नेताओं से भी बीजेपी का डर सामने आ रहा है। 3 दिन हो चुके हैं जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई इंपैक्ट समिट भारत मंडपम में शर्टलेस होकर उसका विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध करने वालों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, बहरे कानों तक धमाके की गूंज पहुंचाने के लिए बम भी नहीं था, लेकिन केवल एक ही चीज थी और वो उनके टी शर्ट पर लिखा हुआ कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, यही लिखी हुई टी शर्ट थी। और इसी में बीजेपी की सिट्टी पिट्टी ऐसी गुम हुई कि पहले तो शांतिपूर्ण निरस्त्र कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और फिर कुछ को गिरफ्तार किया गया। अदालत में दिल्ली पुलिस ने उनकी तुलना नेपाल के जेनजी आंदोलनकारियों से कर दी, लेकिन शायद पीएम मोदी को खौफ इतना ज्यादा है कि अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अब कांग्रेस सीधे सवाल कर रही है और सीधे सीधे जनता से ही सवाल पूछ लिया है कांग्रेस ने क्या कुछ लिखा है ट्विटर पे, जरा उसको देखते हैं। कांग्रेस यहां लिख रही है कि इतिहास गवाह है, जी हां, इतिहास गवाह है, तानाशाह भी याद रखे जाते हैं और वो भी जिन्होंने डर के सामने झुकने से इनकार किया, यानी दोनों याद रखे जाते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा आईवाईसी अध्यक्ष यानी इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लेना बताता है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री और भाजपा की नींद उड़ा दी है। यह लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं बल्कि जनता की है और सबको मिलकर तय करना होगा कि उन्हें कैसा लोकतंत्र चाहिए। ये बात यहां कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस में भी इंडियन यूथ कांग्रेस लिख रही है। दूसरी तरफ यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि अब आप और हम मिलकर यह तय करें कि हमें 2014 से पहले वाला लोकतंत्र चाहिए या उसके बाद वाला लोकतंत्र जो आज है, क्योंकि तब विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ यानी 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, उससे पहले विरोध प्रदर्शन करने वालों के साथ देशद्रोहियों जैसा सलूक नहीं होता था। इसीलिए अन्ना हजारे बार बार दिल्ली में आकर आरएसएस के मंसूबे कामयाब करने की सहूलियत उनको मिल जाती थी और वो हम लोगों ने देखा। खैर, निर्भया कांड के वक्त भी केंद्र और दिल्ली दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़कों पर तब भी उतरे थे और सरकार को विरोध सुनना और सहना पड़ा था। एक बार जेएनयू में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए गए और आयोजकों ने वहां के जेएनयू के प्रदर्शनकारियों पर मामला दर्ज करने की बात कही तो मनमोहन सिंह ने मना कर दिया था। यह सब 2014 के पहले वाला लोकतंत्र है दोस्तों। अभी तो आलम यह है कि आप वोट डालने जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि असल में वोट किसे पड़ा, और अब तो शायद यह भी पता नहीं कि वोट डालने का अधिकार भी कब तक आपके पास रहेगा। बिहार में 10-10 हजार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डालने की शिकायत प्रशांत किशोर ने अदालत में की थी, आपको याद होगा। प्रशांत किशोर भी याद होंगे आपको। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह शिकायत अदालत में की तो उन्हें फटकार मिली कि जनता ने आपको नकार दिया, इसलिए यहां आ गए हैं आप और फिर से सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही अदालत अब फ्री बीज को गलत बता रही है। तो गलत और सही जब सत्ता की सुविधा से तय हो तब भी सोचने में आता है कि हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए दोस्तों। गलत और सही सत्ता के हिसाब से अगर तय किया जाने लगे, चाहे वो न्यायपालिका के जरिए हो या विधायिका के जरिए या कार्यपालिका के जरिए या संसद के अंदर सत्ता पक्ष के जरिए हो। बहरहाल कांग्रेस तो लोकतंत्र में विरोध के अधिकार को सही बताने के लिए बाकायदा तर्क दे रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद हरीश चंद्र मीणा ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। कांग्रेस की एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश चंद्र मीणा ने क्या कहा, सुनिए। सांसद युवा ने अपनी जो बात रखी वो कब रखी और कहां रखी, पहले तो युवा स्वयं बोलते हैं। अगर आप उनकी बात ध्यानपूर्वक सुने, वो और जगह नहीं जाते, वो उनकी नहीं सुनेंगे अपने प्रतिनिधियों के मार्फत, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में हो। युवा की तो आवाज है, वहां आप उसकी आवाज को नहीं सुनने को तैयार हो तो कहीं तो ये आवाज आएगी। और हमारे प्रजातंत्र की ये है कि जनता को अपनी आवाज रखने का हक है, प्रजातांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से रखने का। और वो क्या मांग रहे हैं कि हमारी स्थिति देखो, हमारी क्या हालत है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उनके माँ बाप इतना पैसा खर्च करके शहरों में, दिल्ली में यहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को, और जब उस बच्चे को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा,
विदेशी कंपनियां आ रही हैं, नौकरियां कम हो रही है, तो बच्चे कहीं तो कहेंगे। वो तो अपनी बात ध्यान आकर्षण कर रहे थे, इसमें व्यवधान नहीं डाल रहे थे। वो कितने 5 मिनट का प्रोटेस्ट था, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई सांप्रदायिक कोई बात नहीं हुई। वो ये ध्यान आकर्षण कर रहे थे कि हमारी तरफ भी देखो, हिंदुस्तान के युवा हम हैं और युवाओं को अधिकार है। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। तो 5 मिनट का ये प्रदर्शन, लेकिन ये प्रदर्शन क्यों आखिर इतना नागवार गुजरा कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि लगातार यहां गिरफ्तारियां हो रही हैं। युवाओं की उम्मीदों को अगर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने आवाज दे दी तो सरकार को बुरा लग गया। उसे बुरा तो यह भी देखकर लगा होगा कि जिन लोगों को बाबा की दुकान में बवाल मचाने से दीपक ने रोका था और खुद को मोहम्मद दीपक बताया था, आज राहुल गांधी से उसे मोहब्बत की दुकान की तरह वहां पर एक अलग ही पैगाम मिला। राहुल गांधी ने उसे मोहब्बत से गले लगा लिया। आइए जरा देख लीजिए ये तस्वीर भी। राहुल गांधी के पास मोहम्मद दीपक पहुंचते हैं, 2 भाई मोहम्मद के सिपाही, मोहब्बत के सिपाही, ये कांग्रेस पार्टी लिख रही है, 2 भाई मोहब्बत के सिपाही। आप लोग जानते हैं मोहम्मद दीपक को, दीपक हिंदू हैं, लेकिन जब तोड़फोड़ के लिए लोग आए तो इन्होंने कहा, मुस्लिम दुकान में, तो इन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। इसके बाद तस्वीरें वहाँ की कैसे पलटी, क्योंकि ये जिम चलाते हैं, जिम में भी तोड़फोड़ की गई, जिम को बंद करवाने की कोशिश हुई। इस मुलाकात के बाद दीपक ने, यानी मोहम्मद दीपक ने जो कुछ कहा है, आइए ज़रा उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी से मिलने के बाद दीपक। सुनिए। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है, जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके कोटद्वार आकर आपके जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है, इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। आपकी मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपके जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे, तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसे तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। आपको किस तरह की धमकी मिल रही थी? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हालचाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से, यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है, थैंक। तो सुन रहे थे आप यहां दीपक राहुल गांधी से मिलने के बाद अपनी बात रखते हुए। आपको याद दिला दूं कि बीते दिनों देश में 2-3 ऐसे वाकये हुए हैं जिनमें धर्म के नाम पर उपद्रव मचाने पहुंचे लोगों को स्थानीय लोगों ने भगा दिया, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र और मोहब्बत जिंदा रखना है, नफरत नहीं। आज राजस्थान में भी यूथ कांग्रेस ने मोहब्बत की ऐसी ही मिसाल पेश की है। दरअसल राजस्थान में पूर्व बीजेपी सांसद, जी हां, राजस्थान में पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया गरीबों को कंबल बांट रहे थे। इस दौरान एक मुस्लिम महिला को उन्होंने उसके धर्म की वजह से दुत्कार दिया। पहले तो कंबल दे दिया, लेकिन उसके बाद पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा धर्म क्या है? तो उसने बताया कि मेरा धर्म इस्लाम है, मुस्लिम हूं मैं। इसके बाद इन्होंने पूर्व सांसद महोदय ने उस मुस्लिम महिला से कंबल ले लिया, दुत्कार दिया और कंबल ले लिया, कंबल देने से मना कर दिया। इसके बाद यूथ कांग्रेस के लोगों ने उस मुस्लिम परिवार को कंबल देकर नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश दिया है। ये तस्वीरें वहीं की हैं, जरा सुन लेते हैं क्या बातें हो रही हैं, सुनिए जरा। अपनी ऊंची मानसिकता के द्वारा जिस तरीके से एक धर्म विशेष को देखकर जो अपमान किया, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं है, ये पूरे हमारे टोंक जिले के हर उस व्यक्ति का अपमान है जो अपने अंदर स्वाभिमान रखता है, जिनके अंदर स्वाभिमान जिंदा है। हम
सब यहाँ पर ऐसे भाईचारे के साथ और ऐसी मिसाल कायम करके पिछले कई पीढ़ियों से रहते आए। उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आकर छटनी करके कंबल नहीं देना, आपके सारे कंबल ले जाओ, हमको एक कंबल नहीं चाहिए, कंबल हम खुद रख सकते हैं और कंबल लाने के हकदार हम खुद भी हैं। लेकिन बात स्वाभिमान की थी, आपने कंबल देकर वापस लेकर जो अपमान किया, उस अपमान को हम भूल नहीं सकते। इसी के लिए ये कंबल लाकर देना कोई एक उस अपमान का बदला नहीं है। हम इन लोगों के साथ अपने स्वाभिमान की वजह से खड़े। आज इनके साथ अपमान हुआ, कल किसी और जाति विशेष के साथ अपमान होगा, वो अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आपकी जो ओछी मानसिकता है उसको आप अपने गुड़गांव तक सीमित रखो। ये टोंक सवाई माधोपुर आपका कोई राजनीतिक खेल खेलने का मंच नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े, और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी हमारे जो एक तो सुन रहे थे आप, यहां पर कंबल बांटने अगर पहुंचे सांसद महोदय सुखबीर सिंह जौनपुरिया साहब, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने यहां गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ ये कि एक अल्पसंख्यक समुदाय की महिला से आपने कंबल छीन लिया उनके हाथ में देने के बाद। तो कहानी यहां पर किस ढंग से बदलती है वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि नफरत के बाजार में लगातार यहां पर इसी ढंग के लोग खड़े हैं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी की विभाजनकारी नीति का असर, या कहूं तो ओवरडोज, अब उतर रहा है और लोग असलियत पहचान रहे हैं। क्या यूथ कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी? क्या मोदी की घबराहट ने पुलिस को यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है? प्रोग्राम की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बयान को सुनाना चाहता हूं। दोनों बयान कल का है और आप लोग सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी इसलिए यहां पर क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है नरेंद्र मोदी के बयान के इर्द गिर्द, उसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जरा पहला बयान सुनिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद पहले से कितनी नंगी है। सुनिए जरा। नीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधा सीधा हमला करते हुए कांग्रेस पे मौका नहीं छोड़ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन यह मौका क्यों आया, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। मगर क्या यह गलत था? क्या यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट
शर्टलेस होकर, टी शर्ट उतारकर, और उस टी शर्ट पर लिखा हुआ मोदी इज कंप्रोमाइज्ड, और उस जगह पे यह गलत था। अगर यह गलत था तो यह तस्वीर एक दिखाना चाहता हूं जिसमें बीजेपी के कद्दावर नेता भी शामिल हैं, और उस तस्वीर में आप बीजेपी के नेताओं को भी उसी ढंग से, उससे भी भयंकर ढंग से आप देखेंगे, क्योंकि यूथ कांग्रेस के 10-12, ये देखिए इसमें सबसे बीच में कौन है, पहचान रहे हैं आप? अगर आप हरियाणा से हैं तो जरूर पहचान रहे होंगे, अनिल विज साहब हैं। ये सारे बीजेपी के नेता हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग, ये क्या कर रहे हैं? चलिए हटा देते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, इसको हटा दो। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है, ये बीजेपी का झंडा है, बहुत महत्वपूर्ण है जानना। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें बीजेपी के नेताओं की आपके सामने हम रख सकते हैं, रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को हम एडल्ट कार्यक्रम नहीं बनाना चाहते। अगर यूथ कांग्रेस के नेता, जो नीचे बनियान पहने हुए कुछ नेता उसमें नजर आ रहे हैं, और टी शर्ट उतार के, और बहुत सभ्य रूप से, और ऐसा पूरी दुनिया में होता है। कई बार हम लोग पिछले 3-4 दिनों से इस पे चर्चा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। देखिए, एक ये तस्वीर देखिए, एक वो तस्वीर आपने देखी, वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर, अनिल विज साहब भी थे उसमें। तो ऐसे लोगों की तस्वीरों से आप साफ समझ में आता है कि यहां पर इसको भुनाने की कोशिश, भुनाने नहीं, दमन करने, दबाने की कोशिश, एक प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश में यहां नरेंद्र मोदी किस तरह खुद ही दबे जा रहे हैं, उसका नमूना आपके सामने पेश करूंगा इस पूरे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में। कैसे दब रहे हैं नरेंद्र मोदी, कैसे अपने ही बोझ, और बोझ क्या है, पुलिस का अत्याचार। आज उदय भानु चिब जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया, समन भेजा गया पहले कि आपसे पूछताछ करनी है, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 5 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके अलावा कल 4 लोगों को गिरफ्तार कर, ऑलरेडी परसों गिरफ्तार कर आप ऑलरेडी उनको हिरासत में ले चुके हैं, और उनको 5 दिन की रिमांड पर ले चुके हैं। कोर्ट भी रिमांड पे उसे दे चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर आपका जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, क्या उसका हनन नहीं हो रहा है? ये सब कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर चर्चा करना। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर चाहें तो एक छोटी सी बाइट और दिखाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की बाइट, और कैसे मौके को भुनाने की कोशिश करते हैं। तमाम क्षेत्रीय दलों का नाम ले रहे हैं, और यहां पर विलेन सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, और वो है कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर आपको बैठना है तो जनता के दिल को तो जीतना होगा ही, लेकिन साथ साथ डीएमके, टीएमसी, बसपा, इन सब का नाम, सपा, इन सब का नाम क्यों ले रहे थे नरेंद्र मोदी साहब? ये जानने के लिए यहाँ ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए थोड़ा और आगे निकलते हैं और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ। हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट साथी देखिए इस वक्त 3 मौजूद हैं हमारे साथ। शकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शकील अख्तर जी आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमलेंदु जी आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाश जी आपका स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां आएंगे, शकील जी तो आंखों देखी बताएंगे, लेकिन जरा पहले आपकी टिप्पणी, ये गिरफ्तारियां यूथ कांग्रेस के, आखिर इन लोगों ने कौन सा ऐसा गजब काम कर दिया कि इतने परेशान हो गए हैं मोदी साहब? दिल्ली पुलिस धड़ाधड़, दिल्ली पुलिस, और जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां वहां, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह, बिहार में, सब जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं। कैसे देखा जाए? आ रहे हैं कि कांग्रेस को शासन कैसे करना चाहिए था। शायद ये बताना चाहते हो मोदी जी कि इस तरीके से आपको शासन करना चाहिए था, आपने बहुत गलत तरीके से शासन किया, तो ये शायद समझाना चाहते होंगे।
लेकिन राजीव जी, ठीक है, शासन कौन किस तरीके से करता है, ये जो घबराहट है ये साफ तौर पर अब दिखाई पड़ने लगी है। और ये डर जो है ये मोदी जी का वो सामने आ रहा है राजीव जी। एक तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि साहब वो जैन-जी के तरीके से, नेपाल के जैन-जी के तरीके से भड़काने की कोशिश थी, तो इसका मतलब कि आपको ये आशंकाएं हैं कि देश के अंदर कुछ इस तरीके का माहौल बन सकता है। अगर ये आशंकाएं हैं, इसका मतलब कि आप ये जानते हैं कि देश के युवाओं के अंदर इस सरकार को लेकर आक्रोश है। इसको दिल्ली पुलिस अगर ये तर्क दे रही है तो इसको सरकार के इस कबूलनामे के तौर पर देखा जाना चाहिए कि सरकार को ये लगता है कि उसकी नीतियों को लेकर देश के युवाओं के अंदर कोई विरोध है और उसको किसी ना किसी तरीके से ये भड़काने का काम जो है ये यूथ कांग्रेस लोग कर रहे हैं, ये समझ में आता है। अब जो गिरफ्तारियां कराई जा रही हैं, तो इन गिरफ्तारियों से क्या आगे आंदोलन रुक जाएंगे? क्या पहले गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? क्या अंग्रेजों ने गिरफ्तारियां नहीं कराई थी? गिरफ्तारियों से जो लोग डरते थे राजीव जी, वो तो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, और वही लोग आज एक तरह से कहा जाए सत्ता में है। तो ये जो गिरफ्तारियों का डर दिखाने की कोशिश है, तो ये गिरफ्तारियों का डर दिखाकर अब आंदोलनों को रोक नहीं सकते। पहली बात तो ये है, आंदोलन बल्कि इन गिरफ्तारियों से और बढ़ा करते हैं, तो इसके एक तरह से कहा जाए कि इसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो और फिर ज्यादा होती है। और अब आप पूरे देश को बता रहे हैं कि इसके जरिए लगातार आप इस मसले को खींचकर कि किस तरीके से मोदी जी घबरा गए हैं और सरकार जो घबरा गई है। तो यही राजीव जी समझा सकता है। अगर मोदी जी घबराए हुए नहीं हैं और ये सरकार अगर घबराई हुई नहीं है, तो इतनी गिरफ्तारियों की आवश्यकता किस लिए है? आपने उदय भानु चिक को बुला लिया, आपने उनको भी गिरफ्तार कर लिया, जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जो लोग कार्यक्रम में थे आपने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। चलिए ठीक है, जो कार्यक्रम में थे आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या इससे पहले जैसे आपने दिखाया वो अनिल विज का, क्या उन लोगों की भी गिरफ्तारियां हुई थी क्या इससे पहले? और राजीव जी, इस तरीके के आंदोलन होते रहते। कल ही मैंने जिक्र किया था वो मणिपुर का, कि वहां किस तरीके से महिलाओं ने निर्वस्त्र होकर प्रदर्शन किया था। इसी दिल्ली में राजीव जी तमिलनाडु के किसान आए थे, उन्होंने निर्वस्त्र होकर जो था वो प्रदर्शन किया था, इसी सरकार के खिलाफ किया था। तो ये अगर इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो आप गिरफ्तारियों के जरिए इसको रोकने की कोशिश करें। उससे ज्यादा अच्छा ये होता कि आप अपनी नीतियों की समीक्षा करते कि आखिर ऐसी कौन सी पॉलिसीज है जिसकी वजह से देश के अंदर इस तरीके के आंदोलन बढ़ रहे हैं। तो ये राजीव जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का डर जो है वही सामने निकल कर आ रहा है। और जब जब राजीव जी सरकार डरती है, वो सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार हो, दुनिया में कहीं भी सरकार हो, सरकार जब जब डरती है तो उसकी परिणति जो है इसी तरीके के दमन चक्र में होती है। और ये राजीव जी एक तरीके से जो कहावत है कि दिया बुझने से पहले जो है लपलपाता है, तो ये दिया बुझने से पहले की लपलपाहट जो है ये सरकार की दिखाई पड़ती है। तो क्या मोदी जी समझ रहे हैं कि सरकार जाने वाली है, या सरकार के ऊपर ज्यादा खतरे हैं? क्या उनकी पार्टी के अंदर उनको लेकर कुछ ज्यादा बेचैनी है? इस तरीके की अगर कुछ चीजें हैं तो ठीक है, उनको दबाने के लिए आप संदेश देना चाहते हैं। आपने यह गिरफ्तारी यूथ कांग्रेस के नेताओं की कराई, संदेश देना आप चाहते हैं अपनी पार्टी के अंदर नेताओं को जो आपके खिलाफ बातें कर रहे हो सकता है इस तरह की चीजें हो, हम इसकी जानते नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह की चीजें हो कि आपके खिलाफ जो आपकी पार्टी के अंदर ही कुछ हो रहा हो। क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का राजीव जी शुभ चिंतक होगा, वो सबसे पहले यही चाहेगा कि भाई पार्टी बची रहे और पार्टी का इकबाल जो है वो कायम रहे, पार्टी की बदनामी ना हो। अब मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, तो उससे तो साफ तौर पे दिखाई पड़ता है ये पार्टी की बदनामी हो रही है। तो हो सकता है कि पार्टी के अंदर मोदी जी को लेकर चिंताएं बढ़ रही हो, तो उसको दबाने के लिए भी इस तरीके का काम किया जा रहा हो। लेकिन राजीव जी, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि कांग्रेस के इन 11 लड़कों ने पूरी की पूरी सरकार को जो है और उसकी जो पॉलिसीज थी उनको एक तरीके से निर्वस्त्र कर दिया है। अब इस पर जितना मोदी जी बोल रहे हैं, सरकार इस पर जितना ज्यादा काम कर रही है, उतना ही और ज्यादा सरकार निर्वस्त्र ही होती जा रही है और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है एक आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शकील जी के पास आना चाहता हूं जल्दी से। शकील जी, क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर? ये जो कुछ जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या कांग्रेस कुछ और प्लान में है? जरा ये बताइए। एक बहुत शानदार मौका यहां कांग्रेस के हाथ में भी है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी की दमनकारी नीतियां जो हैं ये उजागर हो रही हैं, और इसको उजागर करने में कांग्रेस शायद ये मौका छोड़ना न चाहे। तो जरा वो क्या तैयारियां, ये बताइए। दूसरी तरफ, इससे
सियासी तौर पर किसको फायदा किसको नुकसान, ये भी बताइए। राजीव जी, कांग्रेस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कई सांसद जो हैं वो एक साथ आए और उन्होंने अपने युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम इसको संसद में पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। और जो उन्होंने सबसे खास बात कही वो ये कही कि जो प्रधानमंत्री इतना रिएक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ एक वाक्य के ऊपर, प्रधानमंत्री इज कंप्रोमाइज्ड, वो कंप्रोमाइज्ड हैं। और यह बात जब लड़कों ने कह दी तो वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आज कांग्रेस बिल्कुल साफ साफ सामने आई है, हर तरह की उसने मदद के लिए कहा है। उसने कहा है कि अगर जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं उनके पेरेंट को परेशान कराया जाता रहा, उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन पर दबाव डाले जा रहे हैं, तो हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे, संसद से सड़क तक ये आंदोलन होगा। कांग्रेस जो है डरने वाली नहीं है। और उन्होंने इन सब आरोपों को गलत बताया जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं या गोदी मीडिया कह रहा है या भक्त कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें बेकार की बातें हैं। मूल मुद्दा जो लड़कों ने उठाया है वो उसका जवाब प्रधानमंत्री दे कि वो कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। अमेरिका के साथ जो डील करी है वो भारत की शर्तों पे की है या नहीं की है। राजीव जी, प्रधानमंत्री जी आज जो कह रहे थे उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस क्यों है? सभा पे नहीं, बीएसपी, फारूक अब्दुल्ला, डीएमके सबका नाम ले दिया, टीएमसी जिससे भी लड़ रहे हैं, टीएमसी जी। उन्हें अगर डर है, उन्हें अगर खतरा है तो वो कांग्रेस से ही है, राहुल से ही है। यही बात है सारी की सारी। और कांग्रेस इस बात को पूरी ताकत के साथ उठा रही है। वो कहीं पे भी इसको लेके बैकफुट पे नहीं आई है। सब जगह ऐसे प्रदर्शन होते रहे हैं और हम किसी और का उदाहरण नहीं देंगे। हम तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देंगे, नरेंद्र मोदी का उदाहरण देंगे। मुंबई में जब 26/11 के हमले हुए, सुरक्षा बल हमारे, सरकार हमारी आतंकवादियों से लड़ रही थी वास्तविक रूप से आमने सामने, तब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे थे, देश और सुरक्षा बल का ध्यान भटका रहे थे। ये क्या था? अभी तो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामला, वो तो 3 मामले थे। अंतर्राष्ट्रीय मामला भी था और देश की सुरक्षा का भी था और इसके साथ इस बात का भी था कि सारे देश का ध्यान भटक जाए जिसका फायदा आतंकवादियों को मिल जाए। तो प्रधानमंत्री जी को अपनी कोई बात याद नहीं रहती। वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, मगर इनकी समझ में वही आते हैं और चलन में वही हैं। अमर सिंह की याद आ जाती है हमें। अमर सिंह कहते थे इन लोगों के लिए कि हम करें तो लंगोट ढीला, आप करो तो रासलीला। वही हाल है। ये बात कर रहे हैं। सबसे पहले उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में एक शिक्षक सब्बरवाल की विद्यार्थी परिषद के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इनकी पूरी सरकार उसके साथ खड़ी हो गई थी, बीजेपी की थी। सबके सब जो है अदालत से बरी हो गए थे। यूथ कांग्रेस ने तो खाली प्रदर्शन किया है और उनके ऊपर गंभीर धाराओं के ऊपर केस दर्ज किया। उनके परिवार वालों को बुलाया जा रहा है, वहां सबके सब बाइज्जत बरी हो गए थे। नड्डा जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मैं बताऊंगा कांग्रेस को कि विपक्ष की भूमिका कैसे करना चाहिए। क्या बताएंगे वो? प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री के ही उदाहरण दे रहे, इससे नीचे का नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, जब प्रधानमंत्री नहीं बैठे, नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका में वहां के अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यह बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, तो ये भारत में कह रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री देहाती औरतों की तरह बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी चुगली करते हैं जो उस विद्वान आदमी मनमोहन सिंह के लिए कह रहे थे। और किसका हवाला देके? नवाज शरीफ का हवाला देके, जो हमारे आतंकवादी पहुंचा रहा था।
उसका हवाला देके कह रहे थे। तो अब अमर सिंह की याद ना आए तो किसकी याद आएगी? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की प्रतिष्ठा सब दांव पे लगा देते हैं। और भारत का जो हमारा विपक्ष का नेता है वो किस तरह से इनका सम्मान करता है, इसका भी एक उदाहरण दे दें हम, फिर बात खत्म करते हैं अपनी। उन्होंने जब ये कहा था, डील की बात करी थी, तो राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद का पूरा सम्मान करते हुए, वहां मोदी जी प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हैं, देहाती औरत के चुगलीखोर के। और राहुल कहते हैं कि भारत का कोई प्रधानमंत्री सामान्य स्थितियों में ऐसा नहीं कर सकता। पद की गरिमा का पूरा ख्याल, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से उसका कोई मुद्दा हो तो वो ऐसी डील कर सकता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? और तो आज कांग्रेस पूरी तरह साथ में आ गई है। उसने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे, संसद में इस सवाल को उठाएंगे और किसी भी तरह से हम जो है इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो असली मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। असली मुद्दा है जो इन छात्रों ने उठाया, देश की इज्जत को, देश की प्रतिष्ठा को बेचने का मुद्दा है। और आप नंगा होने की बात करते हैं, ये कांग्रेस के सांसदों ने कहा। नंगा तो आपने देश के युवाओं को कर दिया। उनका यह वाक्य था कि नंगा तो आपने देश के युवाओं को कर दिया। इसलिए आप जो कह रहे हो वो आप खुद को बचाने के लिए कह रहे हो। और आप खुद को क्यों बचा रहे हो? इसलिए कि लड़कों ने एक नारा लगा दिया, लड़कों ने अपनी टी शर्ट पे यह लिख दिया कि प्रधानमंत्री इज कंप्रोमाइज्ड। ये तीर निशाने पे लग गया। आंदोलन हमेशा होते रहे हैं और ये जो बात कर रहे हैं, विपक्ष में तो सबसे ज्यादा ये रहे, सबसे ज्यादा आंदोलन इन लोगों ने किए। उस वक्त कभी ऐसी धाराएं लगती थी? हमें खुद याद है, सब लोगों को याद है। आजकल लोग बोलते नहीं हैं, डर बहुत ज्यादा है लोगों को। लड़कों को आंदोलन के बाद उनकी पीठ थपथपाते थे, कहा जाता था जाओ जाओ, चलो नेता बनोगे तुम, चलो भाग जाओ। गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाता था, दिन भर प्रदर्शन होते थे, हर जगह प्रदर्शन होते थे। लेकिन ये इनका पाखंड है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। दो पैमाने अलग अलग रखते हैं। आज बात कर रहे हैं ये तमाम विपक्षी दलों की, सहयोगी दलों की। तो यहां एक बात हम कहना जरूर चाहेंगे, इतनी जल्दी क्या थी इन लोगों को इस प्रदर्शन की आलोचना करने की? कैमरा, कई नेताओं को हमने देखा कि कैमरा सामने देखा उन्होंने और कैमरे के अनुकूल बोलने लगते हैं। आप कैमरे के अनुकूल बोलने के लिए विपक्ष के नेता हैं कि जनता के अनुकूल बोलने के लिए विपक्ष के नेता हैं? जी। राहुल गांधी एक नेता है देश में ऐसे जो कैमरों के लिए नहीं बोलते हैं, और बोलना भी नहीं चाहिए किसी को कैमरे के लिए। लोगों को बोलना चाहिए प्रो पीपल, जनता के लिए बोलना चाहिए जी। लेकिन ये मीडिया खुश हो जाए, मीडिया खुश होकर आपको क्या देगा? दरअसल मीडिया खुश नहीं होता है, खुश उसके पीछे बैठी हुई, उसको संचालित कर रही हुई बीजेपी होती है। आप मीडिया को कितना खुश करोगे? कभी कर नहीं सकते आप उसको खुश। आपको सच बोलना चाहिए। और आज प्रधानमंत्री को यह मौका मिला है, वो ये कह रहे हैं कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। तो ये जरा इनको अपने गृहबान में झांक के जरूर देखना चाहिए कि राहुल एकमात्र नेता ऐसा है जो लड़ रहा है। तुम्हारी आवाज भी उठाता है, वो सबकी आवाज उठा रहा है वो। और जरा कल्पना कर लो, बड़ी खतरनाक कल्पना है कि अगर राहुल चुप हो जाए तो देश में क्या होगा? सारी संवैधानिक संस्थाएं चुप हो गई हैं, मीडिया चुप हो गया है। आप विपक्ष के दल जो हैं उनको एक करता है वो, इंडिया गठबंधन बनाता है वो, सबके साथ खड़ा होता है वो। और आज उसकी पार्टी का सवाल है, उसका व्यक्तिगत सवाल नहीं है। आज वो दीपक से मिल रहा है। क्या मैसेज देने के लिए मिला वो दीपक से, उत्तराखंड के? कि सब इंसान एक हैं, कोई किसी को दबा नहीं सकता। तो इसलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं उसको मीडिया उठाएगा भी, लेकिन कांग्रेस इससे डर नहीं रही है। कांग्रेस इसको अच्छी तरह समझ रही है और इसके मुद्दे के ऊपर कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, कांग्रेस एकजुट है इस मुद्दे पे। ये आज साफ दिखाई दिया जब
कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूथ कांग्रेस के नेताओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी भर्त्सना की और ये कहा कि हम लोग इसे संसद में उठाएंगे। 9 मार्च से आप जानते हैं संसद का बजट सत्र का दूसरा सेशन शुरू होने वाला है और उसमें इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। मुद्दे कितने मिल रहे हैं प्रकाश जी, आप देख रहे हैं। एक तरफ जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही थी, उसमें जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो वो लेकर आए नरवणे की किताब। उसके बाद जब बजट पे चर्चा हुई, राहुल गांधी आए तो उन्होंने उसमें एप्स्टीन फाइल्स की बात की। नरवणे की किताब भी सामने लेकर रख दिए, राहुल गांधी ले आए और उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी ने खुद स्वीकार कर लिया कि 3 से 4 बार मेरी मुलाकात हुई है। हालांकि कांग्रेस का दावा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 9 बार मुलाकात हुई थी। अब उसके बाद 14 बार की बात भी आ रही है। कौन कितनी बार मिला ये नहीं पता, लेकिन इन सब के बीच अब ये यूथ कांग्रेस, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और उधर अमेरिका में जो कुछ हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। 9 जजों की बेंच में से 6 जज इनके खिलाफ चले गए। उस दिन काफ़ी घबराए हुए, सकपकाए हुए थे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर क्या करें क्या नहीं करें की स्थिति में हैं और अब वो जंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ईरान के साथ। आजकल में जंग की शुरुआत हो जाए ये भी लगता है, लेकिन इन सब के बीच यहाँ जो दूसरी जंग चल रही है अपने यहाँ, जिसमें नरेंद्र मोदी घबराए हुए क्यों नजर आते हैं, ये जो है आप जरा, हो सकता है मेरा देखने का नजरिया ऐसा हो कि घबराहट उनकी नजर आ रही है। आपका नजरिया जरा आपसे समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के 2 वक्तव्यों को आपने सुन लिया, आपने देख लिया कि प्रतिक्रियाएं क्या हुई। आप इंदौर में बैठे हुए हैं, इंदौर में क्या कुछ हुआ आपने देख लिया, भोपाल में क्या कुछ हुआ, और लगातार आप पूरे देश में देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। इस मामले के बाद जो आपके ऊपर जो विजुअल चल रहा है, उस मामले के बाद जरा समझना चाहता हूं इससे किसको नफा किसको नुकसान सियासी तौर पर। प्रकाश जी। जी धन्यवाद राजीव जी। जो हालात है इस पर बशीर बद्र साहब का एक शेर याद आता है। वो शेर इस हालात में, देश के राजनीतिक हालात पर बिल्कुल सटीक है। हम तो कुछ देर हंस भी लेते हैं, दिल हमेशा उदास रहता है। यानी जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो बताती है किस तरह देश को उदास कर दिया प्रधानमंत्री ने वक्तव्य देके। वास्तव में युवक कांग्रेस के लोगों को तो शुक्रिया कहना चाहिए प्रधानमंत्री का और बीजेपी के नेताओं का कि उनकी गिरफ्तारी हुई और दर्जन भर लोगों के आंदोलन से ही सरकार हिल गई और प्रधानमंत्री इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करने लगे जैसे हमारे यहाँ, हमारे शहर में पार्षद लोग भी ऐसी भाषा नहीं बोलते। उस स्तर तक चले गए प्रधानमंत्री जी। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री इतने बौखलाए हुए हैं। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देखेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के आला नेताओं ने और संगठन ने जो तरीका अपनाया वो ये कि एआई समिट में जो जो बदइंतजामी हुई, भारत की जितनी भद पीटी, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि देखिए साहब ऐसा है जैसे घर में शादी हो और कोई हमारा पड़ोसी इस तरह बनियान पहनकर आ जाए विवाह मंडप में और बनियान भी उतार दे, इस तरह की बातें हो रही। तो मतलब ये कि बेचैनी है जिस बेचैनी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री को सीधे सीधे स्वीकार करना चाहिए। आलोचना होती है, आप प्रधानमंत्री हैं, होने दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए कि हमारे एआई समिट से हमें क्या मिला। लेकिन आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी के पास जो नारे हैं, जो जिसको एक खास मीडिया के लोग मंत्र बोलते हैं, मोदी जी का मंत्र, मोदी जी ने फलाना मंत्र दिया, मोदी जी ने ढिकाना मंत्र दिया। तो जो मोदी जी के मंत्र हैं उन मंत्रों की बात होती है और वो मंत्र कहां जाते हैं, क्या अंजाम होता है पता नहीं। मेक इन इंडिया का क्या हुआ, मन की बात में जो सैकड़ों मंत्र वो देते रहते हैं हर हफ्ते। मतलब ये मंत्रोलाजी जो चल रही है मोदी जी की, वो बड़ी अटपटी लगती है कि क्या बेचैनी है। आप अगर अंदर तक जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं, देश के भी कारण हैं, अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है। एक तो यह है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जो बातें हो रही है, जो ट्रेड, अभी तो अंतरिम व्यापार समझौता ही कहेंगे, इस ट्रेड डील को लेकर जो बातें हो रही है, इसमें हमारी अर्थव्यवस्था जिस तरह ऊपर नीचे हो रही है, लोग इसको ट्रंप डील की जगह
ट्रैप डील बोलने लगे, TRAP, ट्रैप डील, क्योंकि इसमें भारत के किसान, हमारी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता खतरे में है। जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उस पर खतरा हो जाएगा। इस बात को लेकर चिंता है विपक्ष की, और सरकार उस चिंता का कोई सही जवाब नहीं दे पा रही है। लोगों को समझा नहीं पा रहे कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लोगों को बता नहीं पा रहे कि हम क्या हो रहे हैं। एक तरफा बयानबाजी होती है ट्रंप साहब की ओर से और हमारे प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आता। सरकार की ओर से बड़े घुमाव फिराव वाले बयान आते हैं। एक तो ये बात है भारत और यूएस की ट्रेड डील। दूसरी बात है कि कांग्रेस जिस तरह से ट्रेड डील को ट्रैप बता रही है, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह कहा है कि हमें इस बारे में इंतजार करना चाहिए, देश को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ये एक तरह का बिट्रेयल है। भारत के किसानों को बलिदान की बलि चढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि अमेरिकन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट तो जो कह रहे हैं कि अमेरिका के किसान इससे फायदे में रहेंगे, लेकिन भारत के किसान फायदे में नहीं रहेंगे, इस बारे में सरकार कुछ कहती नहीं। कांग्रेस बार बार कहते रही कि डील को होल्ड पर रखिए, रीनिगोशिएट कीजिए, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स का क्लॉज हटे, किसानों के बारे में जो बात है वो स्पष्ट हो। सरकार बयान नहीं दे रही। तीसरी बात है कि सरकार जो है ये इवेंट की सरकार है। हम बार बार कहते हैं कि इवेंट की सरकार है। इवेंट करने को ही ये बड़ी उपलब्धि मान लो। भाई AI इम्पैक्ट समिट कर लेने को आप उपलब्धि बता रहे हैं, जो उपलब्धि नहीं है। अगर ऐसा होता तो शारजाह में, संयुक्त अरब इराक में, जहां क्रिकेट के इतने बड़े आयोजन होते हैं, तो वो शारजाह के खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 होते, लेकिन वो नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ एक परंपरा डल गई है, गुजरात के देखा देखी, कि हर साल 1-2 क्या कहना चाहिए इन्वेस्टर समिट होते हैं, उनमें सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, जिसकी कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो सारा पैसा कुछ मीडिया वालों के पास जाता है विज्ञापनों के जरिए, कुछ इवेंट कंपनियों के पास जाता है, जो अधिकतर बीजेपी के नेताओं की। तो ये इवेंट की सरकार है। इस सब को लेकर जो AI समिट को लेकर जो प्रोटेस्ट था, सरकार को उसे गंभीरता से लेना था। इवेंट के बारे में ध्यान देते, कार्रवाई करते, फर्जी लोगों पर रोकते, चीनी माल के बारे में कहते रहते हैं प्रधानमंत्री, और जो कहते हैं वो अलग बात है। एक और चीज है, अभी हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव होने वाले, और वहां कांग्रेस के विधायक एकजुट नजर आते हैं और बीजेपी उलझन में है, क्योंकि बीजेपी के उसमें क्रॉस वोटिंग हो सकती है। ये बीजेपी को लेकर बड़ी चिंता है हरियाणा की। दिल्ली की नाक के नीचे हरियाणा है, वहां राज्यसभा चुनाव में हार जाएंगे तो क्या होगा। फिर एप्स्टीन फाइल और बिल गेट्स के बारे में जो बयान आए हैं वो भी बीजेपी के लिए बेचैनी पैदा करते हैं। लेकिन आम आदमी को लगता है कि जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं थी। और मोहम्मद दीपक से जो मुलाकात नेता प्रतिपक्ष ने की, मुझे लगता है कि यह काम तो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को उसे बुलाना था कि भाई क्या दिक्कत तुम्हें है, बताइए, हम हमारे देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। एक और किस्सा भी कि किसी को कंबल बांटा, गरीब को कंबल छीन लिया। ये सारी बातें एक उस मानसिकता को दर्शाती कि लोग आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। अगर उन नेताजी ने किसी को कंबल दिया और जाति पूछकर कंबल लिया तो मुझे लगता है कि एक आपराधिक कृत्य है ये, क्योंकि आप देश में विभाजन की बात कर रहे हैं। अभी उज्जैन में हमने देखा कि वहां जैन परिवार की मिठाई की दुकानें वहां बिल्कुल रमजान के महीने में रोजा खोलने के लिए लोग मिठाइयां ले रहे हैं। कहीं मैंने देखा कि श्री राम मिठाई भंडार पे कई लोग टोपी लगाए रोजा खोलने के लिए सामान खरीद रहे हैं। तो देश में जो भाईचारा उसे बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उस जिम्मेदारी से चूक रही है और बेजा हरकतें करने वालों पर रोक नहीं लगा रही है। प्रधानमंत्री के बयान संतुलित नहीं है। राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के बयान संतुलित नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री के बयान पर राहुल गांधी का बयान भी आ गया है। राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, उन्होंने बयान अपना वक्तव्य जारी किया है और उसमें साफ साफ वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी जी आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूं।
ये ट्वीट किया उन्होंने, राहुल गांधी ने। इसके साथ साथ उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स में आपके मंत्री और आपके मित्र का साथ में नाम आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, ये शर्म की बात है। आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, जिसमें आपने देश को बेच दिया, ये शर्म की बात है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं। हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और राहुल गांधी को सुनते हैं। सीधे सीधे हमलावर शर्म किसको आनी चाहिए ये बता रहे हैं, और शर्म की बात कौन करता है और शर्म क्या है ये मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद। कांग्रेस के बब्बर शेरों को इन्होंने कह दिया डरना नहीं है और एक कदम पीछे नहीं हटना है। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी का इससे पहले इतना ओजपूर्ण वक्तव्य, बयान, 1.5 मिनट का, 1 मिनट 50 सेकंड का यह वीडियो है, आपने सुना था क्या? राहुल गांधी ने बहुत भाषण दिए, बहुत कुछ कहा, बहुत ओजस्वी होकर उन्होंने, बहुत ज्यादा वहां कई बार उग्र होकर भी उन्होंने अपने बयान दिए, लेकिन यहां संतुलित, लेकिन यहां ओज है इनके बयान में, वो साफ दिखाई दे रहा है। और कह रहे हैं कि आपको, कांग्रेस के बब्बर शेरों, आपको डरना नहीं है, 1 इंच भी पीछे हटना नहीं है। क्या माना जाए? और तमाम मसलों को, और साफ साफ कह रहे हैं कि मामला एप्स्टीन फाइल्स का है, मामला ट्रेड डील का है, मामला नरवणे की किताब का है। प्रशांत जी। राजीव जी, कुछ और भी है, और जो देश की राजनीति में एक नयापन दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 दिन में, वो ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग इधर उधर हो जाए, वो किस पे कर रहे हैं? कोई राहुल गांधी का बयान नहीं है, कोई स्टालिन का बयान नहीं है, किसी बड़े कांग्रेसी नेता का नहीं, कुछ नहीं कह दिया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता चला गया जी टी शर्ट पहन के। तो अब मोदी जी कांग्रेस के कार्यकर्ता से लड़ रहे हैं, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं। ये नयापन है पॉलिटिक्स में। दूसरी बात कि खुद मोदी जी ये कह रहे हैं, अगर उनके भाषणों का आप पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, कि टी शर्ट का आइडिया तो जबरदस्त था। टी शर्ट तो राहुल गांधी भी पहनते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं राजीव जी होती है जो देश की राजनीति को एक दिशा दे देती हैं। कोटद्वार की घटना, जिसमें वो दीपक कुमार, जिम चलाने वाले, और उन्होंने और अब दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि
लगता है मेरा वीडियो डाउन है क्या? नहीं नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। बीच में हुआ था डाउन, लेकिन अभी ठीक हाँ। है जी। तो जिस तरीके से कोटद्वार की घटना सामने आई है, कोटद्वार की घटना, और अब ये टी शर्ट जो युवा कांग्रेस के नेता चले गए एआई समिट में, इन दोनों घटनाओं ने राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। और अब मोदी जी बिल्कुल एकदम जो है वो जिसको कहें कि बहुत ही नाराजगी में और आपा खोलने की स्थिति में उस तरह उन्होंने पूरा भाषण दिया। और कितना बचकाना भाषण है कि कह रहे हैं कि जी वो कांग्रेस को अलग थलग कर दो। मीडिया को भी उन्होंने संबोधित किया है। ये विपक्षी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने किया है जी। तो इसको क्या विपक्षी पार्टियां ये मान लेंगी कि बड़ा गड़बड़, मोदी जी ठीक कह रहे हैं। और संदेश वो दे रहे हैं 63% वो लोगों को, 64% लोगों को जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, उनको कह रहे हैं कि हमसे लड़ने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है केवल, बाकी और पार्टियां कोई लड़ रही हैं। तो ये कोई बहुत ही जल्दबाजी में और देखिए नाराजगी और गुस्से में जब आप कोई चीज करते हैं तो गलतियां करते हैं। दूसरी बात, जो मोदी जी जिस ब्रीड के पॉलिटिशियन है, जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं वो, और जो उनका अब तक का जो क्रियाकलाप है, देखिए मोदी जी उस तरह के व्यक्ति हैं कि जिनको आप शर्मसार करके नहीं हटा सकते। वो इस मामले में नॉन बायोलॉजिकल है। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, उसके खिलाफ इतनी बातें होंगी, उसको उलझन में पड़ेगा, वो उसके मंत्रियों के नाम एब्स्टीन में आ जाएंगे, जिसका नाम आया उसी को बर्थडे विश भी कर रहे हैं। तो वो साबित करते हैं बार बार कि देखिए आप मुझे शर्मसार नहीं कर सकते, आपको कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कांग्रेस ने जो तरीका अपनाया वो लगता है, हम लोग 2 दिन से इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस का तीर जो है वो निशाने पर लगा। अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, बहुत बड़ी रिकवरी की है राजीव जी, आपने देखा होगा जी खबरों में। उन्होंने टी शर्ट बरामद की है युवा कांग्रेस के लड़कों से, कार्यकर्ताओं के यहाँ से उन्होंने टी शर्ट बरामद की है। कितना हास्यास्पद है ये सब चीजें कि आपने जो है वो इतना भारी भरकम आपने हथियार बरामद किए हैं, टी शर्ट। और इससे होगा ये कि जो थोड़े बहुत जो कंफ्यूज लोग हैं, मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बुरा लगा था, उनको लगा था कि नहीं ये ठीक नहीं किया। हमारे भी कोई मित्र लोग इस तरीके की व्यू रखते थे। उन सब लोगों को अब क्या होगा कि जब आप गिरफ्तारियां करेंगे, हैरेसमेंट करेंगे, टी शर्ट की बरामदगी दिखाएंगे, तो मजाक भी उड़ेगा और वो जो लोग आपके साथ थे अब वो भी साथ छोड़ेंगे। दूसरी बात जो कल हम लोगों ने चर्चा की थी, उसी को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगा कि राजनीति में एक डिसरप्टिव आइडिया होता है, एक खलबली मचाने वाला आइडिया होता है। वो खलबली मचाने वाला आइडिया नए राजनीति को जन्म देता है। बीजेपी ने भी किया कई बार। सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी का आइडिया था, और आज भी अगर जो बीजेपी की सरकारें हैं या मोदी जी भी हैं, तो वो गोविंदाचार्य के डिसरप्टिव आइडिया जो था सोशल इंजीनियरिंग का, उसकी वजह से, हिंदुत्व की वजह से नहीं है। बीजेपी हिंदुत्व पे चुनाव नहीं जीतती है, बीजेपी चुनाव जीतती रही है सोशल इंजीनियरिंग पे। अब तो खैर वो ज्ञानेश कुमार से चुनाव जीत रही है, लेकिन अब तक तो एक डिसरप्टिव आइडिया जो है वो लंबे समय तक काम करता है। वीपी सिंह ने डिसरप्टिव आइडिया दिया था। ये जो विरोध का नया तरीका कांग्रेस लेकर आई है, ये डिसरप्टिव आइडिया, इस पर मोदी जी ने मोहर लगा दी है। मोदी जी ने मेरठ से कल क्या संदेश दिया है? अगर कांग्रेस उस संदेश को समझ पाए
मोदी जी का संदेश बड़ा साफ है कि आप पूरे युवा कांग्रेस को ये टी शर्ट पहनवा दें। मोदी जी का संदेश यही है कि मैं इससे परेशान हो रहा हूं, अब कांग्रेस पार्टी ये टी शर्ट छपवाए। यही तो कहना चाहते हैं वो। भाई अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और आपने ये दिखा दिया कि मैं इससे परेशान हूं और आप दूसरी विरोधी दल आपका परेशान करना चाहता है, तो आपने बता दिया ना कि ये टी शर्ट मुझे परेशान कर रही है जी, तो आप छपवाइए। तो एक बड़ा रोचक दौर है राजनीति का, राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक रोचक दौर है। जरा एक बार और दिखाना चाहता हूं मैं राहुल गांधी के इस बयान को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना अग्रेसिव नोट पर राहुल गांधी पहले 1.5 मिनट 1 मिनट 50 सेकेंड का जो उन्होंने अपना बयान दिया है, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आखिर राहुल गांधी यहाँ से अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, यूथ कांग्रेस के नेताओं को, एनएसयूआई को, इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, ज़रा सुन लीजिए। और अपने स्टैंड पर बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ राहुल गांधी के शब्दों से, उनकी बातों से लगता है। सुनिए एक बार, फिर आते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, अमलेंदु जी के पास आते हैं, फिर सुनते हैं पहले राहुल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। संविधान के लिए लड़ते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। और जी प्रशांत जी, जी राहुल गांधी जो राजीव जी कह रहे हैं, उस पर सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। वो ये कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, अमेरिका जो ट्रेड डील बात करने ब्यूरोक्रेट्स की और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीम जा रही थी, वो टीम अब नहीं जा रही है। जी, वेट करेंगे कह रही है टीम, अभी थोड़ा इंतजार करेंगे। ये इंतजार 6 महीने से कर रहे थे, अचानक आपने इंतजार को छोड़ दिया और फिर आनन फानन में आपने ट्रेड डील कर लिया। और उसके बाद फिर, जबकि ये जानते हुए कि 10 दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, 2 फरवरी को ट्रेड डील के लिए आप, क्योंकि 2 फरवरी को ही राहुल गांधी का भाषण होता है। आप देखिए, कोइंसिडेंस है या कुछ और है, हेडलाइन मैनेजमेंट है। 2 फरवरी को राहुल गांधी भाषण देते हैं, जनरल नरवणे की किताब का जिक्र करते हैं और उसी शाम को अचानक उधर से अमेरिका से ट्वीट आता है, मैसेज आता है कि भारत ने ट्रेड डील कर लिया, भारत के साथ हमने एक ट्रेड डील कर लिया, साइन कर लिया। ये हेडलाइन मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। और प्रशांत जी, हम और आप बहुत, और साथ में शकील जी, हम लोगों ने तो बहुत नज़दीक से देखा है, वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर तमाम कैसे हेडलाइंस मैनेजमेंट होते हैं, मैनेज किया जाता है। लेकिन अमलेंदु जी, यहां पर राहुल गांधी के इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, देखिए, जो काम यूथ कांग्रेस के लड़कों ने शर्ट उतार कर किया, राहुल गांधी ने वो काम बिना शर्ट उतारे कर दिया। सरकार को निर्वस्त्र करना था, वो राहुल गांधी ने सरकार को फिर निर्वस्त्र कर दिया।
और ये मौका जो है वो मोदी जी ने उपलब्ध कराया। भाई आप जिस तरीके से अब यूथ कांग्रेस के लोगों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई करा रहे हैं, उसके बाद ये तो चीजें और बढ़ेंगी। ऐसा थोड़ी कि एकदम रुक जाएंगी। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि आपके ये जो कारनामे हैं पुलिस के जरिए, ये रुकेंगे नहीं, ये और बढ़ेंगे। अब राहुल गांधी ने तो राजीव जी खुलकर कह दिया कि एपस्टीन फाइल्स में आपका नाम है, आपके मित्र का नाम है, आपके स्ट्रक्चर जो उस पर हमला है, अडानी पे जो केस चल रहे हैं, साफ तौर पे कहे जा रहे हैं। और जो बड़ी बात कही है राजीव जी, मुझे लगता है उसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि मोदी जी आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। और राजीव जी ये मोदी जी के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है थकान, कि रात को मोदी जी सो नहीं पा रहे हैं। मोदी जी के श्रीमुख से जो विष्ठा निकली है वो राजीव जी इसी का प्रमाण है कि मोदी जी रात को सो नहीं पा रहे हैं और जुनून में जाने क्या क्या पक रहे हैं। तो ये साफ समझ में आ रहा है। तो राहुल गांधी का जो ये हमला अब जो किया है राहुल गांधी ने इसके बाद, तो मुझे लगता है राजीव जी इसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। और प्रधानमंत्री अगर इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा फंसते चले जाएंगे, चीजें और ज्यादा खुलकर सामने आती चली जाएंगी। आप राजीव जी, बेहतर तो ये था कि प्रधानमंत्री तुरंत हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा लेते और कहते कि भाई अब जब तक इस पे कोई जांच नहीं होगी और इसके परिणाम नहीं आएंगे तब तक हम इनको मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे। राजीव जी आपको याद होगा कि हवाला केस के अब में आरोप लगा था आडवाणी जी के ऊपर। इन्हीं की पार्टी के नेता थे, लौह पुरुष थे, इन्हीं के गुरु थे, जिनको थता बताकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। उन आडवाणी जी ने कहा कि जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता, मतलब इसमें फैसला नहीं आया था, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और आडवाणी जी ने मतलब जब तक वो नहीं आया तब तक दूर रहे। शरद यादव ने भी कहा। तो इस तरीके से जो नाम आते हैं तो आप एक जो थे एक स्थापित कर सकते थे कि भाई देखिए हमारी सरकार तो बड़ी पाक साफ है और हम एकदम पाक साफ हैं, हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन मोदी जी की अच्छाई राजीव जी ये है कि मोदी जी अपने हर बुरे से बुरे आदमी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। अब ये मोदी जी की कोई कमजोरी है कि बुरे लोगों के पास मोदी जी की कुछ बुरी बातें हैं, या मोदी जी की अच्छाई है कि वो अपने बुरे लोगों के साथ भी खड़े रहते हैं, ये तो मोदी जी जाने। लेकिन वो खड़े रहते हैं लगातार। अब देखिए हरदीप सिंह पुरी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, अडानी के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। तो वो खड़े रहते हैं अपने ऐसे लोगों के साथ मजबूती के साथ। ये उनकी, मैं तो एक अच्छाई के तौर पर देखता हूँ। और फिलहाल मैं अच्छाई के तौर पर देख रहा हूँ कि हरदीप सिंह पुरी के साथ मोदी जी पूरी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जब तक कि और फाइलें नहीं आ जाएं, और लोगों के नाम नहीं आ जाएं, तब तक देखते हैं कि मोदी जी जो है वो हरदीप सिंह पुरी के साथ इसी तरह से खड़े रहेंगे। अब जब अगर और लोगों के नाम आ जाते हैं अगले, अभी जो फाइलें और आनी है, तब देखना होगा कि किस किस के साथ मोदी जी साथ में खड़े होते हैं राजीव जी, ये देखा जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो अपना ये वक्तव्य जारी किया है राजीव जी, इसने सीधे सीधे मोदी जी का जो अस्तित्व है उसके ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया है। उन लड़कों ने तो मोदी कंप्रोमाइज जो है वो लिखा है केवल। अच्छा, जो प्रशांत जी सुझाव दे रहे थे राजीव जी, बड़ा अच्छा सुझाव है। अगर ये मान लीजिए पोस्ट ये पहनकर 10-20 लाख लोग सड़कों पे निकल जाएं कि मोदी कंप्रोमाइज, तो कितनी गिरफ्तारियां कराएंगे मोदी जी? कितनी गिरफ्तारियां कराएंगे? 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। 1 करोड़ लोग निकल सकते हैं पहन करके, मोदी इज कंप्रोमाइज। तो ये जो दावत है वो मोदी जी खुद दे रहे हैं। अच्छा राजीव जी, एक बार लगा था कि वो चौकीदार चोर है, तो सबने लिख दिया कि मैं भी चोर, अपने उस पे ट्विटर पे सबने लिखा कि मैं भी चोर। अब कोई नहीं कह रहा मैं भी कंप्रोमाइज, लिखो सब मैं भी कंप्रोमाइज, मजा आ जाए, सब लिखे कंप्रोमाइज। सबने लिखा था ना मैं भी चोर, तो अब लिखो सब कि मैं भी कंप्रोमाइज। तो लेकिन राजीव जी इस बार मामला ज्यादा ही फंस गया है, और अभी तो जो चीजें सामने आई हैं वो कम आई हैं। मुझे लगता है शायद कुछ और ज्यादा चीजें होंगी जो सरकार में बैठे हुए लोगों को मालूम होंगी। राजीव जी देखिए, जिसके पर्चे वहां जमा हैं उसको तो मालूम है ना किस किस के पर्चे वहां जमा है। हमें ये आपको तो नहीं मालूम है, देश को ही तो नहीं मालूम है। देश को तो वही जो 30 लाख पर्चे सामने आ गए उनसे मालूम पड़ा कि हरदीप सिंह पुरी